नमस्कार। समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में इस बार हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेता और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय गो रक्षा आयाम के संरक्षक श्री हुकुम चंद जी सावला साहब। प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ आपको नमन करता है, प्रणाम करता है। मित्रों, प्रति मंगलवार रात 8 बजे हम हमारे मेहमान कार्यक्रम में एक नए मेहमान से आपको परिचित करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। इस बार हमारे साथ जो मेहमान हैं, बेशक वे एक प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय चिंतक, मनीषी और समाज के अंतिम वर्ग तक अपनी बेबाकी को प्रदर्शित कर उसके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत श्री हुकुम चंद जी सावला साहब आज हमारे बीच आए हैं। सावला जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हुकुम चंद जी सावला साहब से हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप अक्सर अपने भाषणों में भारत की बात कहते हैं, आप इंडिया से परहेज क्यों करते हैं? 1958 में टाइम्स ऑफ इंडिया के लेटर टू एडिटर, पत्र संपादक के नाम पर एक पत्र छपा जी। अमेरिका के सांसद ने भारत के सांसद से 3 प्रश्न किए थे। भारत के सांसद ने उसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने लेटर टू एडिटर छपवाया कि भारत में किसी के पास इन 3 प्रश्नों का उत्तर हो मुझे भिजवा दें, ताकि मैं अमेरिका के सांसद को उसका उत्तर भेज सकूं। 3 प्रश्न में पहला प्रश्न था, आपके देश का नाम क्या है? अच्छा। इंडिया है कि भारत है? अगर देश का नाम भारत है तो ये इंडिया कब बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि नाउन का कन्वर्जन नहीं होता, संज्ञा का रूपांतरण नहीं होता, तो इंडिया, भारत का रूपांतरण इंडिया कैसे हो गया? एक प्रश्न था जी। दूसरा प्रश्न था कि आपके देश की भाषा क्या है? अगर हिंदी है तो सरकार हिंदी में व्यवहार क्यों नहीं करती, और अगर अंग्रेजी है तो जनता अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती? आज हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से लगाकर इनके सारे निर्णय अंग्रेजी में ही होते हैं जी। तीसरा प्रश्न था, आपके देश की कोई वेशभूषा है? पेरिस और लंदन के लोगों की नकल आपके देश के निवासी क्यों करते हैं? ये 3 प्रश्न उन्होंने लेटर टू एडिटर, पत्र संपादक के नाम छपवाया था जी। ये तीनों प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। तब मन में विचार आता है कि मेरे देश का इतिहास है, मेरे देश के संस्कार हैं, सभ्यता है, सांस्कृतिक परिवेश है, उसका नाम भारत है। इंडिया का कोई इतिहास नहीं है जी। भारत का जब इतिहास है तो भारत इस देश का परिचय है, भारत इस देश की परिभाषा है, भारत इस देश की संस्कृति है। और तब ध्यान में आता है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत, जिन्होंने इस देश को ज्ञान से समृद्ध बनाया था, दुष्यंत पुत्र भरत, जिन्होंने अपने कर्म से इस देश को समृद्ध बनाया था, कैकेयी नंदन भरत, जिन्होंने उपासना से इस देश को समृद्ध बनाया था। इन तीनों के आदर्श पर जब हम चलेंगे, ज्ञान, कर्म और पुरुषार्थ के लिए उपासना, ये जब हम करेंगे तब मेरा भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, जिसे पूर्व काल में करता आया है। हमारे पूर्वजों ने यह नाम दिया था, और ये जो इंडिया नाम मेरे पूर्वजों ने नहीं दिया है। जब हम विचार करते हैं कि भारत में 3 शब्द दिखाई देते हैं, भारत, इसका अर्थ होता है भगवान में आदर पूर्वक जो रथ है वही भारत है। वाह। जिस दिन मेरे देश का नाम भारत होगा, उस दिन इस देश की राशि धनु होगी, और धनु होते से ही सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और संस्कारों की दृष्टि से मेरा देश वैभव संपन्न होगा। वाह। और इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे यहाँ वर्धमानपुर शोध संस्थान, उन्होंने इस नारे को उठाया है, भारत भारत बने जी। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि संवैधानिक मान्यता भारत को प्राप्त होना चाहिए। संविधान में संशोधन कर इस देश का नाम भारत बनाया जाना चाहिए, भारत रखा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में हम लिखते हैं, पर इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ भारत भी तो लिखा जा सकता है। संविधान में भी तो इसी तरह से उल्लेख किया है, इंडिया दैट इज भारत कहा,
भारत दैट इज इंडिया नहीं कहा जी। इसलिए हम चाहते हैं भारत दैट इज इंडिया हो। हाँ। इस देश का नाम भारत हो, जिसके कारण इस देश का सांस्कृतिक प्रभाव से विश्व का नेतृत्व कर पाएगा, क्योंकि इस देश की भूमिका में भारत सांस्कृतिक आधार पर खड़ा है, जो इस देश की पहचान है, और इसलिए संवैधानिक मान्यता आवश्यक है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने भारत के संदर्भ में। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आदरणीय सावला जी साहब, आप चूंकि वर्षों तक गौ संरक्षण के कार्य में लगे रहे, पूर्व में अल कबीर कत्ल खाने हटाओ समिति के भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं, वर्तमान में आप राष्ट्रीय गो संरक्षण आयाम के संरक्षक हैं। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं गौ संरक्षण के संदर्भ में? श्याम जी, विश्व के जीवन का आधार है भारत जी। भारत की आत्मा है ग्राम, ग्राम का आधार है कृषक, और कृषक का आधार है कृषि, कृषि का आधार है मेरा प्रिय गोवंश जी, जो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, भारत का पर्यावरण है, भारत का विज्ञान है, भारत का धर्म है, भारत का आध्यात्म है, और भारत की संस्कृति है। गाय भारत की सांस्कृतिक प्राण रेखा है और भारतीय अर्थशास्त्र का मेरुदंड है। इसलिए भारत गाय का आधार लेकर ही भारत संपन्न हो सकेगा, और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर गाय का सम्मान होना चाहिए, गाय गांव-गांव में पाली जाना चाहिए। गोवंश आधारित कृषि ही भारत की भूमि की भी रक्षा करेगी और स्वस्थ अन्न भी पैदा करके समाज को दे सकेगी। और इसलिए गाय को हम अंग्रेजी में काऊ बोलते हैं, COW काऊ, C फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, O फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग और W फॉर वेल्थ। अतः गाय इस भारत के अंदर अर्थ का तंत्र भी है, तो जैविक कृषि का तंत्र भी है, और वह इस देश की संपदा भी है। और इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारी केंद्र सरकार से ये अपेक्षा है कि केंद्र सरकार शीघ्र गौ रक्षा का केंद्रीय कानून बनाए। बढ़िया। और यदि उन्हें कुछ कठिनाई समझ में आती है तो गाय को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाए। जी। गाय भारत की सांस्कृतिक धरोहर घोषित हो जाएगी तो जैसे इस देश का पशु शेर है, उसकी हत्या करना दंडनीय अपराध है। मोर इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी हत्या करना दंडनीय अपराध है। ऐसे ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर घोषित होने के पश्चात कोई इसकी हत्या नहीं कर सकेगा, और प्रत्येक भारतीय इसके प्रति स्नेह आत्मीयता के साथ इसका शक्ति का उपयोग करके संपन्न भी हो सकेगा। स्वयं भी, परिवार भी, समाज भी और देश भी इसके माध्यम से खुशहाल होगा। इसलिए धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए गाय आवश्यक है। इसलिए हम गाय के कार्य भी करते हैं और समाज के लिए जनजागरण भी करते हैं। इसका रचनात्मक स्वरूप समाज में हम खड़ा भी कर रहे हैं। आज स्थान स्थान पर जाकर आप देखेंगे तो हमारी ही लगभग 1200 से अधिक गौशाला हैं। लाखों गोवंश हमने कसाईयों के हाथ से छुड़ाया है, और गाय के गौमूत्र, दूध, घी, मक्खन, छाछ से हम औषधियाँ बनाते हैं, खाद बनाते हैं, कीट नियंत्रक बनाते हैं, फसल रक्षक बनाते हैं। और इसके कारण हम एक रचनात्मक दृष्टि गाय की समाज में खड़ी कर रहे हैं, और जिसके सफल परिणाम आज हमारी आंखों के सामने हैं। बहुत बढ़िया। सावला जी, एक और प्रश्न अभी मौजूद है। वर्तमान समय की विशेष मांग है, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। इस वक्त लव जिहाद का मामला पूरे भारत में बहुत प्रबलता से दिखाई दे रहा है। तो लव जिहाद के विषय पर आप हिंदू समाज से क्या कहना चाहेंगे और हिंदू समाज से क्या अपेक्षा रखेंगे? लव जिहाद धर्मांतरण का एक प्रकार है जी, अपनी जनसंख्या बढ़ाने का एक उपक्रम है। हिंदू समाज के साथ ये एक षड्यंत्र है, और हिंदू समाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिहादी लोग इस लव जिहाद को चला रहे हैं वे तो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, परंतु हिंदू समाज को भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जब माता पिता के सामने अपनी बच्ची छोटी सी रहती है तो उसको शार्ट कपड़े किसने पहनाए? माता पिता ने। उसको बाल किसने कटवाए? माता पिता ने। और वही बच्ची जब बाजार में जाकर
वयस्क होने लगी तो वो टैटू बनवा कर आई, सीने पर टैटू, कंधे पर टैटू, पीठ पर टैटू, हाथ पर भुजा पर टैटू। तब ये कभी माता पिता ने पूछा क्यों नहीं कि पराये मर्द ने इस स्थान को छुआ कैसे? बेटे ये टैटू तूने बनवाया क्यों? अगर तुम्हें ही सौंदर्य ही चाहिए था तो मेहंदी से श्रेष्ठ सौंदर्य क्या हो सकता है? कितने ही प्रकार की डिजाइन के माध्यम से तो अपने सौंदर्य की रक्षा कर सकती थी और जब चाहो तब उसे बदल सकती थी। तो ये टैटू तुमने जो बनवा लिया है ये निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और संस्कारों के विपरीत है, पर तब हमने रोका नहीं। इतना ही नहीं, जब वो 2-2 मोबाइल चलाती है और रात के 2-2 बजे तक बात करती है तब हमने पूछा नहीं उससे कि भाई तुम्हारा क्या अमेरिका में कोई व्यवसाय है या अमेरिका में तुम्हारा कोई कार्य है जहाँ तुम ये रात के 2-2 बजे तक तुम ये चला रही हो मोबाइल, इसका जो दुष्परिणाम समाज पर, उसके जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तब हमने रोका नहीं और हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आधुनिकता है। आधुनिकता के नाम पर हमने संस्कारों से उसे दूर किया है और आधुनिकता का प्रभाव आज हमें जब दिखाई देता है कि वह रात्रि के भोजन करना हो तो ऑनलाइन भोजन बुलवाती है, सामग्री बुलवाना है तो ऑनलाइन बुलवाती है और ऑनलाइन के माध्यम से जब ये सब चीज़ें आती हैं तो देने आने वाला जो डिलीवर रहता है वो उसके पास नाम भी होता है और पता भी होता है। धीरे धीरे वहाँ से संपर्क बड़ा होता है और फिर वो गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड नाइट बोलता है, हैप्पी बर्थडे करता है और फिर वो अच्छे गिफ्ट देता है और धीरे धीरे हमारी लड़की जिसको हमने संस्कारों से दूर किया था वो ऐसे संस्कारों के माध्यम में चली जाती है जो इस देश की संस्कृति के कलंक है। माता पिता फिर पश्चाताप करते हैं, रुदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कोई उनकी सहायता करे। ऐसी परिस्थितियों में कोई सहायता कैसे कर पाएगा उसकी, जब माता पिता ही उसे उस ओर भेज देते हैं। तो आधुनिकता के अभिशाप के कारण आज इस देश के अंदर लव जिहाद माता पिता की शह के कारण आगे बढ़ रहा है और इसलिए हम हिंदू समाज से अब अपेक्षा करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके साथ मित्रता करें, उनके जीवन में सहभागी बने और उनकी समस्याओं को सहजता के साथ लेते हुए उनके साथ ऐसा जीवन बिताएं जिसके कारण वो हमें पराया न समझने पाए। बहुत बढ़िया। ये तो एक अच्छे विषय पर आपके अच्छे विचार हुए। सावला जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर काफी बातें चली और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि ये बुलडोजर न्याय पर आपका क्या अभिमत है? दंगे के अपराधी, बम फेंकने वाला, आग लगाने वाला, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला, मंदिरों को भ्रष्ट करने वाला, रेप करने वाला, यही वे अपराधी हैं जो ये सब अपराध करके समाज के शांति को भंग कर रहे हैं जी, देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, धर्म और संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनमानस के पर एक इस प्रकार का प्रभाव हो रहा है कि हम अकेले हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। उस समय कानून खड़ा होता है क्योंकि कानून के पैर नहीं होते जी, कानून स्वयं न्यायालय में खड़ा नहीं होता है, समाज को खड़ा होना पड़ता है। और इसलिए कानून की जब हम बात करते हैं तो आज न्यायपालिका कहती है कि जिस बुलडोजर हम चलाते हैं तो अपराधी का मकान तोड़ देते हैं तो उसके परिवार वालों ने क्या गुनाह किया था, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। तब मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ कि जब जो दंगे करने वाला है, दंगा एक दिन में नहीं हो जाता है, उसकी पहले से तैयारी करना पड़ती है। तो छत पर पत्थर इकट्ठे जब कर रहा था तो पिता देख रहा था, माता देख रही थी, उसकी पत्नी देख रही थी, उसके बच्चे देख रहे थे, किसी ने रोका नहीं। वो जब बम बनाने के सामान घर लेकर आ रहा था तब उसे किसी ने रोका नहीं। वो हथियार इकट्ठे कर रहा था तब किसी ने रोका नहीं। और जब उसने ये सब प्रयोग किया दंगे में, उसने बम बना करके फेंके, पेट्रोल बम से आग लगाई, प्रत्यक्ष जाकर आग लगाई, मकान तोड़े और जिस मकान को तोड़ा, जिसमें आग लगाई, उसके घर का लड़का मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता बेसहारा हो गए। तो न्यायपालिका को ये तो दिखता है कि जिसने दंगाई है और जो पकड़ा गया है उस पर उसने अपराध किया है, पर उसके परिजनों ने तो क्या, जिन्होंने पत्थर इकट्ठा करते समय में उसे प्रोत्साहित किया था,
उसे रोका नहीं तो वह सह अपराधी है या नहीं है? जिसने शस्त्र इकट्ठे किए वह सह अपराधी है या नहीं है? जिसने बम बनाए सह अपराधी है नहीं? और जिसने आग लगाई सह अपराधी है नहीं? उस पर दंगे की धारा लगना चाहिए, उन पर आग लगाने की धारा लगना चाहिए, उनके खिलाफ सह अपराधी बनाकर उन सबको अपराधी बनाना चाहिए। जब एक व्यक्ति जिसका कोई अपराध नहीं, दंगे से कोई लेना देना नहीं, उसका घर जल गया, उसका संपत्ति बर्बाद, रोजगार चला गया उसका, उसके पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता बेसहारा हो गए, तो न्यायपालिका उस पर क्यों नहीं देखती है? इसलिए वे सब उस अपराध के भागीदार हैं। इसलिए सह अपराधी होने के कारण उनके मकान और संपत्ति को समाप्त करना चाहिए। और सरकार अवैध तोड़ती है, अवैध संपत्ति को नष्ट करती है, और इसलिए न्यायपालिका ने भी विचार करना चाहिए। अवैध संपत्ति के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका का नहीं, समाज के साथ अवैध संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कानून की कार्रवाई करने के लिए स्वयं ने संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी अवैध संपत्ति है उसे तोड़ने का अधिकार न्यायपालिका ने प्रशासन के माध्यम से करना चाहिए। वाह। जाते जाते हमारे दर्शकों को और युवाओं को सावला जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हमारे दर्शकों तक बताइए, पहुंचाइए। युवा आज की आवश्यकता है। युवा सामाजिक एकता का प्रतीक है, किंतु इस देश के अंदर जातिवाद का षड्यंत्र इस समय देश में चल रहा है और समाज को उससे समाधान चाहिए। तो उसका समाधान है भारत की एकता जी, समाजों में समरसता। भारत में ये जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी तब तक ये षड्यंत्र सफल होते रहेंगे। और इसलिए सामाजिक समरसता के लिए हम जब अपने पूर्वजों को देखते हैं तो राम ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, चाहे वो भिलनी का संबंध हो या शबरी का संबंध हो, चाहे वो निषाद राज का संबंध हो, उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। महाराणा प्रताप की सेना में 36 प्रकार की जातियों के लोग थे, नाई, धोबी, माली, गुजर, जाट, यादव, अहीर, जैन, पठान, भील और क्षत्रिय, ऐसे लोग थे। छत्रपति शिवाजी की सेना में मावलों से लगाकर सब प्रकार के जाति वर्ग के लोग थे जी। झांसी की रानी की सेना में बुंदेला से लगाकर काछी, भील से लगाकर सब प्रकार की जाति और ब्राह्मण वर्ग से लगाकर सब प्रकार की जाति का समन्वय था। तो हमारे महापुरुषों ने इस बात को संकेत के रूप में हमारे सामने रखा है कि भारत एक होकर जब लड़ता है तो वे विजय प्राप्त करता है। भारत की स्वतंत्रता का जब आंदोलन चला, जब संपूर्ण भारत सारे प्रदेशों के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ, प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, महात्मा गांधी को साथ लेकर उनके साथ आंदोलन में खड़े हो गए। समाज के प्रत्येक वर्ग का नेतृत्व उस समय समाज में था, तब हमें विजय मिली। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में सारे देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं था जिसका कार सेवक अयोध्या न पहुंचा हो। प्रत्येक जाति वर्ग का समर्थन वहां पर उपस्थित था और इसलिए हमको वहां विजय प्राप्त हुई। 500 साल का लगा हुआ दाग मिटा और यशस्वी मंदिर आज हमें दिखाई देता है, जो दुनिया की छाती के ऊपर गौरवान्वित होकर भारत की संपदा का और भारत की संस्कृति का ध्वज आज भी लहरा रहा है। हम जब विचार करके देखते हैं कि सारा भारत एक मिलकर लड़ता है तो हमारी विजय होती है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते हुए देखा है, हम उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं कि हमने मंदिर को बनते हुए देखा है। ये भारत की एकता का परिचय है। इस एकता को संभाल कर रखना भारत के युवकों का दायित्व है। जातिवाद से ऊपर उठकर संपूर्ण भारत की एकता के लिए हम समरसता का संदेश देते हुए, जाति भेद नहीं, इस समय हम सब एक भारतीय हैं, इसका नारा इस देश के अंदर लगाना होगा। सशक्त भारत, समर्थ भारत, सशक्त युवा, समर्थ भारत। इसके माध्यम से जब हम देखते हैं, भगवान राम ने अपने नाम के आगे कभी सिंह नहीं लगाया, भगवान कृष्ण ने अपने नाम के आगे यादव नहीं लगाया, भगवान परशुराम ने अपने नाम के आगे ब्राह्मण नहीं लगाया, भगवान महावीर ने अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाया। उनका परिचय भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचय था। इसलिए सब इन महापुरुषों को प्यार करते हैं और ये सब महापुरुष भारत की संस्कृति और भारत की जनता को प्यार करते हैं। इसलिए वे हमारे आराध्य हैं और हम उनके भक्त हैं। इसलिए मिट्टी में एकता आई तो ईंट बन गई,
मिट्टी में एकता आई तो ईंट बन गई, ईंटों में एकता आई तो दीवार बन गई, दीवारों में एकता आई तो घर बन गया, और घर में एकता समा गई तो घर स्वर्ग बन गया। और जब जातिवाद का फूट घर में घुस गई तो घर खंडहर हो गया। इसलिए नवयुवकों का मैं आह्वान करता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठकर इस सारे भारत की एकता के लिए वे सामर्थ्यवान बने और बनाएं, इस सत्य को समझें और समझाएं, इस नारे को जन जन तक पहुँचाएं, जगह जगाएं, इंडिया को भारत बनाएं। जय हिंद। अलग अलग समय में अलग अलग भूमिकाओं में अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपने मुखारविंद से, अपने भाषणों से, अपनी वैचारिक क्रांति से अलख जगाने वाले श्री हुकुमचंद जी सावला आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच थे। उन्होंने मुक्त कंठ अलग अलग विषयों पर अपनी बात बड़े रोचक अंदाज में हमारे बीच रखी। मैं सावला जी आपका समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।